गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस वन का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं, सोचते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक कहानी आ जाती है। कौन सी कहानी है? और वो फेमस साइंटिस्ट न्यूटन से रिलेट करती है कि भाई एक बार जब न्यूटन किसी बगीचे के अंदर किसी एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, लेटे थे, जो कुछ है, उनके सर के ऊपर एक एप्पल गिर गया और उन्होंने ग्रेविटेशन लॉ को इन्वेंट कर दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि साइंस की जो हिस्ट्री है उसमें जो सबसे बड़ा लॉ या सबसे बड़ी थ्योरी जो है ग्रेविटेशन की, उसकी इन्वेंशन क्या एक एप्पल गिरने से हो सकती है? तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा हुआ, क्योंकि जब आप एप्पल गिरने की कहानी को देखकर आगे ग्रेविटेशन समझने की कोशिश करते हो तो आगे आने वाले भविष्य में आपको दिक्कत ही जाने वाली है, प्रॉब्लम जाने वाला है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें क्या हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने कितना कंट्रीब्यूशन किया इस थ्योरी को बनाने के लिए। और न्यूटन ने उन साइंटिस्ट की जो लॉज थे, थ्योरीज थे, उनको पढ़कर अपनी खुद की एक ग्रेविटेशनल थ्योरी बनाई, ग्रेविटेशनल लॉ बनाया। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस लेसन की शुरुआत में आज हमारा यहाँ पहला वीडियो है इस लेसन से रिलेटेड। तो इसमें हम समझते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का और ग्रेविटेशनल थ्योरी का। तो आज से जब जीसस क्राइस्ट भी पैदा नहीं होते, उनके भी कुछ साल पहले, 150 साल पहले, यानी कि आज से तकरीबन जैसे 2-2,500 साल पहले की बात होगी, अराउंड 140 एडी, एक फेमस साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्लाउडियस टोलेमी। क्लाउडियस टोलेमी ने क्या किया था कि उन्होंने एक हमारे सोलर सिस्टम के एक मॉडल, एक पिक्चर, एक थ्योरी बनाई थी। और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो सोलर सिस्टम है वो जियोसेंट्रिक था। जियोसेंट्रिक का मतलब होगा कि हमारा सोलर सिस्टम में जो अर्थ है वो सेंटर में थी और जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स थे इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहे थे। तो ये तब की सोच है। और ये जो सोच थी, ये जो मॉडल था, इस मॉडल को कहा गया है जियोसेंट्रिक मॉडल। इसके बाद बहुत सालों तक इसके बारे में किसी ने कुछ ऑथेंटिक ऐसा कुछ बताया नहीं। इसके बाद 1543 में एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आए जिनसे ही हम ग्रेविटेशन की स्टार्टिंग करते हैं, वो थे कॉर्पोनिकस। तो कॉर्पोनिकस ने बहुत ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन पूरे स्काई का ऑब्जर्व किया, बहुत डेटा कलेक्ट किया, बहुत पढ़ाई की होंगी। और उनके बाद उन्होंने एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमारी जो सोलर सिस्टम का जो मॉडल जो टॉलेमी ने दिया था, जिसमें जियोसेंट्रिक मॉडल के नाम से जो प्रसिद्ध है, वो नहीं है। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट जो है वो अर्थ नहीं है। तो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट क्या होगा? सन होगा। और सारे प्लैनेट्स किसके अराउंड घूम रहे होंगे? सन के अराउंड घूम रहे होंगे। तो इस मॉडल को हीलियोसेंट्रिक मॉडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो वर्ड हीलियो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है ग्रीक लैंग्वेज में। तो ये हीलियोसेंट्रिक मॉडल था। तो ग्रेविटेशन की थ्योरी न्यूटन जब बना रहे हैं, जब सोच रहे हैं, जिसके बारे में इन्वेंशन कर रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग टोलेमी से लेके, तो फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर आपने देखा कि निकोलस कॉर्पोनिकस आए। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम और जिसके नाम के बारे में हमें हमारे टेक्स्ट बुक में मिलता है, जिसका नाम है टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ने बहुत ह्यूज लेवल पर ऑब्जर्वेशन किया, स्टार्स का ऑब्जर्वेशन किया, उनकी पोजीशन का ऑब्जर्वेशन किया। और उस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने भी एक मॉडल बनाया और उस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारी जो सोलर सिस्टम का मॉडल था वो हीलियोसेंट्रिक था। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सन ये सेंटर में होगा और अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। साथ ही साथ टाइको ब्राहे ने यह भी बताया कि मून जो है, जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है और अर्थ मून को लेके सन के अराउंड घूम रही है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन था हमारे टाइको ब्राहे का। और टाइको ब्राहे के ही वक्त हमें जो लॉस पढ़ने वाले, हम जो आगे लॉस पढ़ने वाले हैं न्यूटन के पहले, केपलर्स लॉ, तो केपलर उनके साथ जुड़ गए। और जैसे ही केपलर जुड़े तो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर उनकी मौत हो गई। तो जो टाइको ब्राहे के ऑब्जर्वेशन थे वो केपलर ने यूज किए और अपने खुद के एक लॉज बनाए, जिसको हम केपलर्स लॉ ऑफ
प्लैनेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। और एसएससी बोर्ड में ये लॉ बहुत बार पूछे गए। केपलर ने थ्री लॉ दिए थे, आगे पढ़ने वाले हम। इसके बाद गैलीलियो आए, जिन्होंने टेलीस्कोप तो नहीं बनाया, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले टेलीस्कोप का प्रॉपर यूज किया और बहुत ऑब्जर्व किया कि स्काई में प्लैनेट कैसे रिवॉल्व होते हैं, उनके नेचुरल सैटेलाइट कैसे हैं। उन्होंने इनर्शिया के बारे में भी सबसे पहले बताया। इसके बाद अगर कोई आता है तो जिस साइंटिस्ट का नाम बहुत फेमस तरीके से हमें लेते हैं वो है न्यूटन। न्यूटन ने सबसे पहले इस मोशन को गवर्न करने के लिए कुछ लॉज बताए। तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन, और उस मोशन से रिलेटेड आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, इससे रिलेटेड टर्म्स। ये अगर आपको पता है तो आपको ये वीडियो और ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो बच्चों, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था ग्रेविटेशन का, जिसमें टोलेमी ने जो बताया था वो जियोसेंट्रिक मॉडल बताया था। निकोलस कॉर्पनिकस ने हमें हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया। इसके बाद टाइको ब्रा है, जिन्होंने बहुत डिटेल में ऑब्जर्व किया पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स को। उनके ही वक्त में केपलर्स आए, उन्होंने 3 लॉज दिए जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। और इन सबको मदद मिली गैलीलियो की, क्योंकि गैलीलियो ने फर्स्ट टेलीस्कोप का यूज किया। भले ही उन्होंने टेलीस्कोप नहीं बनाया होगा, लेकिन उन्होंने टेलीस्कोप का प्रॉपर यूज किया ऑब्जर्व करने के लिए स्काई को। तो आज हमारा जो लेसन है वो है ग्रेविटेशन। और इस ग्रेविटेशन लेसन में सबसे पहले आपको कैन यू रिकॉल करके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन आपके 9th के ऊपर डिपेंड है। इसमें आपको सबसे पहले पूछा गया है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि फोर्स के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूछा गया है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो इस लेसन को समझने के लिए 9th में आपके 2 लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 है, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एंड एनर्जी। तो लॉज ऑफ मोशन तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपके 9th का, जिससे आप समझ पाओगे कि ये ग्रेविटेशन का लॉ क्या कहता है, ग्रेविटेशन का लेसन कैसे होता है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फोर्स क्या है। अपने बचपन में पढ़ा होगा 7-8 स्टैंडर्ड में, फोर्स इज अ पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, उसी को हम फोर्स कहते हैं। लेकिन ये जनरल डेफिनेशन है, क्या ये डेफिनेशन फोर्स को उस लेवल पे जाके एक्सप्लेन नहीं करती है। अगर हमें साइंटिफिक डेफिनेशन के बारे में देखना है तो हमें देखना पड़ेगा फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी which use to change the position of an object। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में यहां पर आपको 9th में 2 चीजें पढ़ाई गई होंगी, एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये 2 पोजीशन है। अगर इन 2 पोजीशन को में जो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमें चेंज करना चाहिए तो हमें जरूरत पड़ेगी फोर्स की। और वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को, चाहे वो स्टेट रेस्ट की हो या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन की हो, वो चेंज करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज होता है उसे हम फोर्स कहते हैं। ओके, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इमेजिन करो कि यहां पर, इमेजिन क्यों, देख ही लो भाई आप, यहां पर एक बॉल है। अब इस बॉल के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो बॉल की सबसे पहले ओरिजिनल स्टेट क्या थी, वो रेस्ट में था। जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बॉल किस में सेट हो जाएगा, मोशन में सेट हो जाएगा। ठीक है, एक आप एग्जांपल के तौर पर क्रिकेट की मैच देख लो। आप क्रिकेट की मैच देखते हुए आपने देखा होगा कि जो बॉलर होता है, वो बॉलर क्या करता है, अपने हाथ में बॉल पकड़ के भागता है। भले ही वो भाग रहा है, लेकिन एक्चुअली उस बॉल की, अगर बॉल के ऊपर हम फोकस करें तो वो अभी रेस्ट में, लेकिन जब वो बॉल को थ्रो करेगा, बॉलिंग करेगा, तो वो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को, यानी कि रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा के उसको मोशन में सेट कर देता है, तो बॉल मोशन में आ गया। ठीक है, अब बैट्समैन क्या करेगा, बैट्समैन उस बॉल को रोक रहा थोड़ी है, उसको तो आउट थोड़ी होना है भाई। बैट्समैन उस बॉल को क्या करेगा, जस्ट क्लिक कर देगा। यानी क्लिक करने से क्या हुआ
उस बॉल की जो डायरेक्शन थी, यानी कि मोशन की जो डायरेक्शन थी, वो चेंज हो गई। तो उसके लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बिना फोर्स तो बैट्समैन अपने उस बॉल की डायरेक्शन को क्लिक नहीं कर सकता या शॉट नहीं खेल सकता है। और अगर उसने ग्राउंड शॉट खेल लिया तो ग्राउंड में लुढ़कती हुई बॉल जब आगे जाएंगी तो फील्डर क्या करेगा? ऐसा थोड़ी ना कहेंगे भाई जिसकी बॉल मारी है, जिसने मारी है वो वही रोकेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, आपको सबको पता है। तो फील्डर क्या करता है, फील्डर के सामने से बॉल आ रही है, यानी कि फील्डर कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, अभी उसके लिए वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, उसको रोकना है। तो ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने के लिए भी फील्डर को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स के 3 इफेक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट हमें मोशन में सेट करना है तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मोशन वाले ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना है तो हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जब भी ये सवाल आपको पूछा जाएंगे एग्जाम में, तो आपको ये तीन कंडीशंस के 3 एग्जाम्पल देने हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, तब जाके ये सवाल का सही आंसर कंप्लीट होगा। अगर आप इस सवाल का आंसर किस तरीके से देना है, किस तरह लिखना है, ये अगर देखना चाहते हो तो हमारे निल्सन एजुकेयर ऐप जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप निल्सन एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके नीचे हम अभी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप की लिंक और बैच कोड दे देंगे। वहां पे हमारे नोट्स अवेलेबल है, पेपर्स अवेलेबल है, वीडियोस भी अवेलेबल है। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा। वहां पे पूरे पीडीएफ नोट्स, कुछ हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, आप कितने टाइप ऑफ फोर्स, यानी आपको कितने टाइप ऑफ फोर्स की जानकारी है। तो आप कुछ भी उसमें लिख सकते हो, जितने भी फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। उसमें आप कोई 4-5 फोर्स जो आपको पता है वो लिख सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन जो रिलेट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो व्हाट डिड यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या पता है, तो आप कहानी के तौर पर लिख जाओ, जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की मुझे कहानी पता है और उसमें ऐसा ऐसा हुआ था और न्यूटन ने ऐसा ऐसा कहा था। या तो फिर अभी हमने जो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया वो भी आप लिख सकते हो। तो ये आपके पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो कुछ पता है वो वहां पे लिखा जाए, ठीक है। तो यहां तक तो एक बात हो गई। तो आपको कैन यू रिकॉल के कुछ क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, ग्रेविटेशन के बारे में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो समझ में आ गया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे आपको एक कहानी बताई गई है, वहां पर आपको दिखाया गया है कि भाई एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक पेड़ दिखाई दे रहा है और उस पेड़ के ऊपर एक एप्पल लटका हुआ है और वो एप्पल स्ट्रेट नीचे गिरता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता है, स्ट्रेट। तो चलो इसी कहानी को हम कंसिडर करते हैं और इस कहानी से को कंसिडर करते हुए आगे हम ग्रेविटेशन के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं। न्यूटन के ऊपर जब एप्पल गिरा होगा तो न्यूटन ने क्या सोचा होगा कि मेरे ऊपर एप्पल क्यों गिरा। देखिए, ऐसे ही एक कहानी हमारी इंडिया में बहुत फेमस है जिसका नाम है शेख चिल्ली की कहानी। एक बार शेख चिल्ली ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे थे और सोच रहे थे। उन्होंने पेड़ की तरफ देखा तो वो आम का पेड़ होगा, शायद एप्पल थोड़ी ना हमारे इधर ज्यादा अवेलेबल है, और होंगे तो वो हिमाचल प्रदेश में, वहां पे थोड़ी ना दोपहर को कोई आराम करेगा किसी पेड़ के नीचे, जो कुछ है। तो आम के पेड़ के नीचे हमारे शेख चिल्ली साहब बैठ गए और सोच रहे हैं कि भाई आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है साइज में और आम साधारण नियर बहुत छोटे होते हैं, और पास ही में एक तरबूज का बेल था, ठीक है। तो शेख चिल्ली साहब ये सोच रहे हैं कि यार ये भगवान ने भी बनाने वक्त ये गड़बड़ी तो नहीं की है, इतना बड़ा पेड़ और उसको फल लगाए छोटे, और ये इतनी नाजुक सी बेल है जिसको फल लगा दिए बड़े। उतने में ही क्या होता है, सेम चीज जो न्यूटन के साथ हुई होंगी उधर, सेम चीज, एप्पल गिरा, एप्पल को हटाओ, आम गिरा सीधा नाक पर इसके शेख चिल्ली के, और शेख चिल्ली ने तभी समझ लिया अच्छा हुआ मैं भगवान की जगह नहीं था। अगर मैं भगवान की जगह होता या मैं किसी क्रिएटर की जगह होता तो मैं बड़े पेड़ पे बड़े फल लगाता, और अगर बड़ा फल लगाता तो मेरे नाक का पूरा कचुम्बर बन गया होता। तो मैं भी बचपन में ऐसा ही सोचता था, आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे भी कि यार ये हमारी जिंदगी में जो न्यूटन आता है
वो एंट्री करता है 9th में, और फाइनल ईयर एमएससी और इसके बाद अगर आप एजुकेशन फील्ड में आते हो तो आपका पीछे ही नहीं छोड़ता है। तो क्यों ना न्यूटन के नाक के ऊपर इतना बड़ा फल गिर गया, और अगर वो फल गिरता था तो न्यूटन अभी होता नहीं था, या फिर वो उसके बारे में सोचते नहीं तो हमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी, जिस एक्चुअली वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मजा आता है पढ़ने में, वो पढ़ने नहीं पड़ती थी। तो ये एक मजाक की बात है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि न्यूटन ने सोचा कि ये जो एप्पल है वो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिर रहा है, वो ऑब्लिक क्यों गया, तिरछा क्यों नहीं गिरा, या फिर वो हॉरिजॉन की डायरेक्शन में क्यों नहीं गिरा। तो ऐसा सोचने के बाद 2 साल तक उन्होंने सोचा, क्योंकि जैसे अभी फिलहाल हमारे इंडिया में जो लॉकडाउन चल रहा है, वैसे ही लॉकडाउन उस वक्त था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे न्यूटन, वैसे लॉकडाउन, प्लेग फैला हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग भी थी वहाँ पे, और इसकी वजह से वहाँ के कॉलेजेस 2 साल तक बंद रहे थे। और इन 2 सालों में न्यूटन को बहुत टाइम मिल गया सोचने के बारे में, और इन ज्यादातर जो डिस्कवरीज थी न्यूटन की वो दोनों 2 साल में हुई थी, चाहे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में हो, मोशन के बारे में हो, या फिर ग्रेविटेशन के बारे में। तो वो सोच में गिर गए कि एप्पल स्ट्रेट वर्टिकली नीचे क्यों गिरता है। तो बहुत सोचने के बाद उनको पता चला कि एप्पल और अर्थ, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। जैसे हमने इसके पहले, कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि फोर्स इज इसेंशियल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टू सेट द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू द मोशन और टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर एप्पल अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, तो जरूर एप्पल और अर्थ के बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वो था फोर्स, और ये जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगना चाहिए। अगर इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा घुमा दूं, जैसे स्ट्रेट थी, अभी इस पेड़ को मैं ऊपर ना रखते हुए लेफ्ट, आप मेरी राइट हैंड साइड में रखता हूं, तो एप्पल वहां से नीचे नहीं गिरेंगे, एप्पल इधर आएगा, मेरी तरफ आएगा। अगर मैं नीचे ला दूं इस पेड़ को, तो एप्पल किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सेंटर के ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ला दूं पेड़ को, तो किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, राइट हैंड साइड में डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो ये थ्योरी बता रही है न्यूटन की, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहले एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन के 3 फेमस लॉ है जो गवर्न करते हैं मोशन को। उसमें से फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन का, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है ये पहले समझ लेते हैं। एक्चुअली हमारा 9th में हो गया था, लेकिन अभी क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड में, या फिर आपके स्कूल में एग्जाम निकलेंगे, या फिर आपको जो प्रैक्टिस पेपर दूंगी उसमें भी कोई क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि स्टेट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें से फर्स्ट लॉ हम देखेंगे। फर्स्ट लॉ क्या करता है, क्या कहता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेटेड दैट if the object is in the state of rest or of uniform motion, अगर ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, दोनों में से किसी एक को कंसीडर कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल, ये ऐसे ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल इफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन देम, यानी कि रेस्ट वाली चीज हमेशा के लिए रेस्ट में रहेंगी, यूनिफॉर्म मोशन वाली चीज हमेशा के लिए यूनिफॉर्म मोशन में लगी। कब तक, जब तक कोई बाहर से मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक। तो इसके लिए आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि जो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है, आप अपनी रूम में थोड़ी नजर घुमाइए, आपकी रूम में चेयर होंगी, सोफा सेट होगा, बेड होगा, टीवी होगा, जो कुछ होगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लीजिए, देख लीजिए अभी फिलहाल कि आपके सामने जो कुछ रखा है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट तभी रेस्ट में होता है जब उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स इक्वल टू 0 होते हैं। ये मैंने 9th के वीडियो में आपको मैं डिटेल में समझाया है, अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट जरूर देख सकते हो। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में जब ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर लगने वाले ऑल फोर्सेस क्या है, 0 है। ऑल फोर्सेस, नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब उसको अपनी खुद की पोजीशन चेंज करनी है, तो वो खुद से तो पोजीशन नहीं चेंज करवाएगा, हमारे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा,
तब जाके वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, ठीक है मैम। और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम निकालना पड़ेगा और किसी उसी ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम निकालना पड़ेगा। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकलेगा? इनिशियल मोमेंटम निकलेगा p1 इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू इनिशियल वेलोसिटी। एंड फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा? p2 इज इक्वल टू, या फिर pi इसको कह दीजिए इनिशियल और pf इसको कह दीजिए फाइनल। तो pf इज इक्वल टू क्या निकलेगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम u यूज करते हैं, u लेटर यूज करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होगा जो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? pf माइनस pi अपॉन t। तो pf क्या है? pf क्या है? mv। pi क्या है? इनिशियल मोमेंटम। mu, m कॉमन निकला। अब यहां पर आए v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर रहता है? एक्सीलरेशन के बराबर। तो इस ये रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी, इसकी वजह हम एक्सीलरेशन लेके आ गए। तो क्या बना हमारा फॉर्मूला? f is directly proportional to the rate of change of momentum. Therefore f is directly proportional, f is equal to mass into acceleration। तो ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो बहुत ही फेमस है, उसको आप जनरल में समझिए। अगर आप किसी को गालियां दोगे तो वो थोड़ी ना आपको फूलों का हार पहनाएगा। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं किसी बॉल को इस दीवार के ऊपर फेंक के मार, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक बॉल दीवार को फेंक के मार रहा है, तो अगर दीवार के ऊपर ये बॉल फोर्स लगा रहा है तो उसी वक्त जो वॉल है, जो दीवार है, वो बॉल के ऊपर भी फोर्स लगाएगी, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? इक्वल, लेकिन डायरेक्शन कैसे होंगी? अपोजिट। तो ये थे बेटा न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन।